जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, जिसको हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है बजट। बजट जैसे आपने सुना होगा कि इस बार बजट इतना रहा, इस बार बजट इतना रहा, इतना रहा, इतना रहा, इतना रहा। इस बार बजट अच्छा आया है, इस बार बजट बुरा आया है। इस बार बजट में इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है, इस बार बजट में इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है। आखिरकार ये बजट है क्या, इस चीज के ऊपर बात करते हैं। और आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास रहेगी और यहाँ से बाहर सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट करते हैं। तो बजट के बारे में आज हम कंप्लीट करते हैं, बजट के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि बजट का मतलब क्या होता है, कितनी तरह का होता है, ये सब चीजें शुरुआत करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बजट, आखिरकार बजट का अर्थ क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है। जैसे इंग्लिश में हम देखें, एन एन approximation of revenue and expense over a specified period of a time। बजट में आय व व्यय का अनुमान लगाया जाता है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जिस तरीके से ये किसी का एक घर है, हाउस है, ठीक है, उसको हर महीने सैलरी मिल रही है। जैसे उसको महीने के 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, तो वो सैलरी आने से पहले हिसाब किताब लगा के रखेगा कि भाई जो मिल्क है उसका इतना जाना है, हाउस टैक्स है वो इतना जाना है, पानी का इतना जाना है, बच्चों की फीस है वो इतनी जानी है। सब कुछ हिसाब लगा के रखेगा कि भाई इतना पैसा बन रहा है, इतना खर्च हो रहा है, इतना सेविंग हो रही है। सब कुछ हिसाब लगा के रखिएगा। कुछ कमी पड़ेगी तो इतना है, कुछ इमरजेंसी पड़ेगी, जैसे दवाई लेकर आनी है, कुछ और चीज है, तो उसके लिए वो पैसा इतना बचा के रखिएगा। मतलब पूरे महीने का वो बजट बना के रखिएगा। ठीक है, पूरे महीने का बजट बना के रखिएगा, उस हिसाब से खर्चा होगा। उस तरीके से देश है भाई, देश चल रहा है, किसी की सैलरी आनी है, कहीं डिफेंस में कुछ हमें खरीदना है, कहीं कुछ करना है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डालना है, कहीं कहीं हमें साइंस टेक में कुछ करना है। तो इस तरह की चीजें हैं, जैसे स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, अ, अनाज दिया जाता है, तो इन सब में पैसा लगता है, सब चीज़ में पैसा खर्च होता है। तो इन सब चीज़ों का जो हम अप्रोक्सीमेशन रेवेन्यू और एक्सपेंस इन सबको लगाते हैं कि भाई हमारी आमदनी इतना, खर्चा इतना, वो होगा इस साल, अगले साल, तो उसका जो अनुमान लगा के रखते हैं उसको ही कहते हैं हम बजट। जैसे हमने कहा कि भाई इस बार खर्चा इतना होगा, ठीक है, उसको बोल दिया गया क्या, एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा, ठीक है, व्यय, और शुद्ध हिंदी में व्यय बोल देंगे। दूसरा हम कहेंगे कि हमारी आमदनी इतनी है, मतलब आय हमारी इतनी है, इनकम हमारी इतनी है, उसको बोल देंगे रेवेन्यू। तो इन दोनों का को जो जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच जो संतुलन निकालेंगे उसको क्या कहा गया, बजट कहा गया। तो बजट किसके द्वारा तैयार होता है, बजट तैयार किसके द्वारा होता है, डीईए, ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा बजट तैयार होता है, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बजट तैयार होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा बजट निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, उसमें एक ऑप्शन होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। किसके द्वारा तैयार होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसके द्वारा बजट तैयार किया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि बजट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा तैयार होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस विभाग के द्वारा तैयार होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि मतलब क्या है, दूसरा इसको तैयार कौन करता है, तीसरी बात देख लेते हैं कि आखिरकार इस बजट का मतलब क्या है। तो ये फ्रेंच वर्ड से निकला है, बज शब्द से निकला है, फ्रेंच वर्ड है एक वज, वहां से उत्पत्ति हुई है, वहां से ओरिजिन हुआ है किसका, इस बजट वर्ड का, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, लेदर बैग, चमड़े का थैला। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए क्या बजट शब्द हमें संविधान के अंदर देखने को मिलता है, क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है, बजट जो वर्ड है क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बजट वर्ड नहीं, बजट वर्ड मेंशन ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या मिलता है बजट की जगह, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें जो फ्रेज मिलती है बजट की जगह, वो क्या शब्द मिलता है,
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है वो किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 112 में मिलता है और स्टेट के लिए आर्टिकल 202। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 जिसमें हमें क्या मिलती है लाइन? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेट के लिए आर्टिकल 202। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन है? नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करिए तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देख लिया। दूसरा हम देखते हैं कि इस बजट की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो कैनिंग के समय में जेम्स विल्सन ने बजट की शुरुआत करी। कैनिंग के समय में जेम्स विल्सन द्वारा बजट की शुरुआत की जाती है। किसके समय में बजट की शुरुआत हुई? कैनिंग के समय में हुई। किसके द्वारा हुई? जेम्स विल्सन के समय में हुई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर हम बात की जाए इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का बजट जो है, पहला बजट वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा? षणमुखम शेट्टी द्वारा। षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट बजट है वो किसके द्वारा? आर के षणमुखम शेट्टी। वहीं अगर हम बात करें रिपब्लिक इंडिया, गणतंत्र भारत, तो उसका जो फर्स्ट बजट है वो किसके द्वारा? जॉन मैथाई। जॉन मैथाई। इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक में क्या अंतर हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब है 1947 में हमें आजादी मिल गई, लेकिन हमारा संविधान अभी तक लिखा हुआ नहीं था। हमें संविधान बनाने में कुछ टाइम लगा। जब संविधान हमने लागू कर दिया तो हमने अपना क्या घोषित कर दिया? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट फर्स्ट किसके द्वारा? षणमुखम शेट्टी द्वारा। और गणतंत्र जॉन मिथाई द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे नहीं है कि मन में आया तो बता दिया ना, एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे जो जो लाइन लिखी गई है सब इंपॉर्टेंट है, बड़ी छांट छांट के लगाई गई है या आपको बताई जा रही है कोई भी चीज है तो। ठीक है, अगर बात की जाए सबसे ज्यादा बजट आज तक किसने प्रेजेंट करे हैं पार्लियामेंट में, तो किसके द्वारा? मोरारजी देसाई द्वारा। इन्होंने अब तक 10 बजट पास किए। उसके बाद पी चिदम्बरम जी ने, जिन्होंने 9। ठीक है, तो मैक्सिमम बजट किसके द्वारा? मोरारजी देसाई, उसके बाद पी चिदम्बरम। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तब बजट पेश कैसे होता है? पेश किसने करा? संविधान में कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है? ठीक है, बजट वर्ड मिलता है, नहीं मिलता है, मतलब क्या होता है, ये भी देख लिया। लेकिन बजट भाई जैसे आपने बताया क्या कि बजट दो चीजों का मिश्रण है। हमने कहा क्या क्या? आपने कहा कि कमाई और खर्चा। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो जो कमाई है उसको बोल दिया गया रिसिप्ट, और जो खर्चा है उसको क्या बोल दिया गया? एक्सपेंडिचर। कमाई को रिसिप्ट बोला गया, खर्चे को क्या बोला गया? एक्सपेंडिचर बोला गया। तो उसी के आधार पर अब हम देखते हैं कि बजट का मतलब क्या बनता है, क्या नहीं बनता। ठीक है, और उससे पहले दो चार चीजें और हैं जो हमें समझनी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? वर्ड रिसिप्ट का मतलब देखा, एक्सपेंडिचर का मतलब देखा। अब दो शब्द और है जिनके बारे में आपको मतलब पता होना चाहिए, एसेट और लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी। एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है? ठीक है, थिंग्स यू ऑन दैट हैव वैल्यू, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है। जैसे भी आपके पास सोना है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, फैक्ट्री है, कोई भी एक ऐसी चीज है जिसकी क्या है? एक वैल्यू है, उसको क्या कहा गया? एसेट कहा गया। दूसरा है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब थिंग्स यू ऑन टू अदर्स, दूसरे के लिए हमने अपने पास रखी है, मतलब वो क्या है? हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी। हमको वो वापिस करनी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए उधार लिए और वो पैसे फिर उसको चुकाने हैं, 10 लाख रुपए उसको वापिस करने हैं, तो उसको क्या बोला गया? लायबिलिटी बोला गया। जिम्मेदारी है ना उसकी, पेमेंट ऑफ लोन, ईएमआई है। भाई आपको पैसा मिल गया, आपको अब वो चुकानी है, हर महीने वापिस देनी है, किस्त कटेगी। तो वो क्या है? आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है ना, ईएमआई नहीं चुकाओगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो वो क्या है? एक जिम्मेदारी। वहीं अगर आपके पास पैसा है, भाई आप क्या ले आए? डायमंड ले आए, तो वो क्या है आपके लिए? एसेट। ठीक है, एसेट मतलब एक तरीके से संपत्ति, और लायबिलिटी मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी। बात आई समझ में? कुछ हिस्ट्री के कुछ और चीज हमें समझने चाहिए कि बजट अब कैसे प्रेजेंट होता है, पहले कैसे होता था, ये दो चीजें भी समझ लो। पहले क्या था कि बजट जो होता, बजट को हमने दो भागों में बांट दिया।
दो तरीके से पेश होता था, एक होता था रेलवे बजट प्लस नॉर्मल बजट। फिर अब हमने क्या काम कर दिया, हमने कहा भाई अलग-अलग क्यों करना, दोनों को एक ही कर दो। तो अब क्या होता है, खाली बजट रखा जाता है पार्लियामेंट में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो 1921 में 1921 में 1921 में रिकमेंडेशन एक्वॉर्थ कमिटी थी एक्वॉर्थ कमिटी थी, जिसकी रिकमेंडेशन पर हमने अलग अलग करा बजट। किसका? रेलवे और जनरल बजट को हमने अलग करा। रेलवे और सामान्य बजट को हमने अलग कर दिया, किसकी सिफारिश पे? एक्वर्थ कमेटी के आधार पर। ये चीज याद रखना, मत भूल जाना। तो एक्वर्थ कमेटी के आधार पर हमने रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग करा। अब दोनों अलग अलग रखे जा रहे थे पार्लियामेंट के सामने। ठीक है। फिर 2016 आया। 2016 में विवेक डिरोरी डिवोरी कमेटी। ठीक है। विवेक डिवोरी कमेटी। ठीक है। इसने क्या काम करा, इसने मर्ज कर दिया, दोनों को एक कर दिया कि भाई दोनों को अलग अलग क्यों करना, एक कर दो। तो इसने रेलवे बजट और जनरल बजट को एक कर दिया कि भाई एक ही बजट को प्रस्तुत करो, दो दो मत करो। तो रेलवे बजट और जनरल बजट को एक प्रस्तुत कब से करना हमने शुरू करा? 2016 से। जिसको क्या बोला गया? विवेक देवरो कमेटी के अनुसार। अब हम देखो, बजट जो होता है वो बजट तीन तरह का होता है। ठीक है। तीन तरह का होता है। पहली चीज पहली चीज आमदनी ज्यादा खर्चा कम, उसको बोला जाएगा सरप्लस बजट। रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट ज्यादा है मतलब हमारे पास कमाई ज्यादा है, खर्चा कम है, तो उसको बोला गया सरप्लस बजट। दूसरा है भाई हमारा खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, तो उसको क्या बोला जाएगा? डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट। ठीक है। अगला अभी जितनी हमारी आमदनी है उतना ही हमारा खर्चा है, उसको क्या बोला गया? बैलेंस बजट बोला गया। उसको क्या बोला गया? बैलेंस बजट बोला गया। तो सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, और बैलेंस बजट क्या होता है? संतुलित बजट, अतिरिक्त बजट और लघु बजट, डेफिसिट बजट। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब बजट के बारे में अब पढ़ने की ओर हम जा रहे हैं। आंखें खोल के एक बार समझो कि ये याद होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। ये अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। तो अब शुरुआत करते हैं बजट। देखो यहाँ प्लस का मतलब है, इसका मतलब पैसा आ रहा है, माइनस का मतलब है पैसा जा रहा है। ये ट्रिक समझो। प्लस का मतलब पैसा आ रहा है, माइनस का मतलब पैसा जा रहा है। तो हम दो चीजों में हमने बजट को डिवाइड करा, रिवेन्यू और कैपिटल। ठीक है। दो तरह के हमने उसमें डिवाइड करा, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू और कैपिटल, पहला का मतलब हुआ राजस्व, दूसरे का मतलब हुआ पूंजीगत। राजस्व और पूंजीगत क्या हुआ, समझो बात को। राजस्व का और पूंजीगत का मतलब क्या हुआ, आसान सी भाषा में समझो। समझो बात को आसान सी भाषा में। मान लीजिए ये एक किसान है, ए। ठीक है। जिसका एक खेत है, एक ये क्या है, फार्मर है। इसको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, जो कितने रुपए का पड़ेगा, 1000 रुपए का पड़ेगा। यहाँ कौन बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है। गवर्नमेंट ने देखा कि ये किसान जो है कि भी इसकी स्थिति तो खुद खराब है, ये 1000 रुपए का कहाँ से खरीद लेगा बेचारा, कहाँ से खाद खरीदेगा। तो सरकार क्या देगी, इसको सब्सिडी दे देगी। सब्सिडी देगी। सब्सिडी क्या देगी कि भैया आप 1000 रुपए का है तो ऐसा करते हैं, 900 रुपए हम पे कर देते हैं आपको। अब ये खाद जो 1000 वाला है कितने रुपए में मिलेगा, 100 रुपए में मिलेगा। तो किसान को अब ये खाद कितने में रुपए में मिल रहा है, 100 रुपए में मिल रहा है। तो ये इसको क्या मिल गई, सब्सिडी मिल गई। सब्सिडी मिल गई। क्या इससे सरकार की आय में बाद में कुछ वृद्धि हुई? सरकार के पास जो भी गुड्स है, जो भी संपत्ति है, जो भी कुछ है, उसमें कुछ वृद्धि हुई? आपको ऐसा नहीं हुई। कुछ कमी आई? सर कमी भी नहीं आई। ठीक है। तो इसको ही क्या बोला गया, इसको ही बोला गया राजस्व, रेवेन्यू। ठीक है। अगला है कैपिटल, पूंजी, कैपिटल, पूंजीगत। पूंजीगत। इस पूंजीगत का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए एक हाईवे बना दिया सरकार ने, कहा कि भाई एक हाईवे बनवाते हैं, कंपनी के द्वारा हाईवे बनवाया, इस पर टोल टैक्स लगवाया।
ठीक है, इस पर टोल बनवाया, अब पैसा सरकार कमा रही है इस हाईवे के जरिए। मान लीजिए वो पैसा कमा रही है कितना, 500 करोड़, फिर अगले साल 1000, 100 करोड़, 500 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ कमा लिए, फिर इस तरीके से। तो ये क्या है, ये भी एक सरकारी संपत्ति है, सरकार ने इसमें पैसा लगाया है कि हाँ इस रोड की जरूरत है। तो क्या इससे सरकार के पास जो कुछ था उसमें वृद्धि हुई? हाँ भाई वृद्धि हुई, सरकार की संपत्ति में वृद्धि हुई, सरकार की कमाई बढ़ी, हाँ सरकार की कमाई भी बढ़ी है इससे। ये सरकार के लिए किसका काम कर रही है, संपत्ति का काम कर रही है। तो ये क्या होगा, कैपिटल, कैपिटल। आ जाओ फिर से यहीं। तो रिवेन्यू क्या हुआ, कैपिटल क्या हुआ, हम समझ गए। तो रिवेन्यू में क्या होता है, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती हैं, और कैपिटल में बहुत कम होती हैं, देखने को मिलती हैं। तो इसको भी दो तरीके से हम पढ़ लेते हैं। पहला, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब ये हुआ कि भाई रिवेन्यू से जो पैसा आ रहा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रिवेन्यू पे हमने खर्च कर रहे हैं, जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रख देंगे। दूसरा है कैपिटल, तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझो बात को, मान लीजिए ये है रिवेन्यू, ये है क्या आपका कैपिटल। तो या तो हम दो चीजें कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हमने सब्सिडी दे दी तो हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। अगर हम सब्सिडी की जगह टैक्स लगा देते, तो मान लीजिए ये फर्टिलाइजर की जगह कार होती, हम टैक्स लगा देते तो ये क्या होता, ये क्या होता, ये एक्सपेंडिचर की जगह क्या होता हमारा, ये एक्सपेंडिचर की जगह हमारा क्या होता, रिसिप्ट होती, मतलब हमारे पास पैसा आता। और एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। उसी तरीके से कैपिटल है, कैपिटल मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये एक हमने सड़क बनाई, या मान लीजिए एक फैक्ट्री लगाई सरकार ने, और सरकार ने एक फैक्ट्री लगाई और उससे वो पैसा कमा रही है, पैसा कमा रही है, ठीक है, पैसा कमा रही है सरकार। दूसरा 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 मान लीजिए सरकार ने पैसा खर्च करा किसको, एक पुल बनाने में, एक ये पुल बनाना है, सरकार इसमें पैसा लगा रही है। दूसरा सरकार ने क्या काम करा, ये पुल जो था इसका टेंडर भेज दिया किसी को, कि भाई जो इसका टोल टैक्स है, टोल टैक्स है, इसका टेंडर भेज दिया, या क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जो पीएसयू सरकारी कंपनियां हैं उनको बेच दिया। जब बेचा तो क्या आया, पैसा आया। जब ये पुल बनाया तो पैसा लगा, जब पैसा आया तो इसको बोल दिया गया क्या, रिसिप्ट, और जब पैसा लगा तो इसको क्या बोल दिया गया, एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मतलब समझ में आ गया, ठीक है। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है, रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू रिसिप्ट के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। इसमें दो तरीके की बात करेंगे हम, टैक्स और नॉन टैक्स। मतलब सरकार जो कर लगा रही है, जो टैक्स लगा रही है, उससे जो पैसा आ रहा है, और जो बिना कर के पैसा आ रहा है, वो कैसे। पहला है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी वजह से पैसा आ रहा है। दूसरा है नॉन टैक्स, जैसे भाई हमने किसी को पैसा दिया ब्याज पे, अब उस पे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। हमने अपना सोना कहीं रखा, वहां से डिविडेंड हमें मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है। हमने कहीं कोई सर्विस दी तो हमें उसका पैसा आ रहा है। हमने किसी को क्या करा, हमें किसी ने दान में पैसा दे दिया, जैसे आईएमएफ है हुआ, इन्होंने हुआ कि भाई हम आपको ग्रांट्स देते हैं, अनुदान देते हैं, कि भाई आपको ये हमने पैसा दिया है कि आप इस क्षेत्र में लगाइए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ, ये टैक्स जो है, नॉन टैक्स है, तो इससे जो क्या हमारी संपत्ति का निर्माण हो रहा है, मतलब जो टैक्स में जो पैसा आया, क्या उससे हमारी संपत्ति, जो एसेट जो होता है, उसका निर्माण हो रहा है, नहीं, नहीं हो रहा। क्या हमारे पास जिम्मेदारी बढ़ रही है, नहीं। मान लीजिए आपको ग्रांट में, अनुदान में पैसा मिला, तो क्या उससे हमारी कोई जिम्मेदारी बढ़ रही है कि हमें वापस से चुकाना नहीं है, तो काय की लायबिलिटी, कुछ नहीं। हमें किसी ने दिया तो हमें भी किसी को देना है, तो क्या उससे हमारा कुछ एसेट बढ़ा, नहीं बढ़ा, ठीक है। तो ये क्या हुआ,
रिसिप्ट जहां से पैसा आया, अब हम कुछ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करते हैं, कुछ खर्चा भी करते हैं, तो ना तो इससे एसेट बढ़ेगा हमारा, ना ही लायबिलिटी घटेगी। जैसे इसमें भी हम देखते हैं प्लान और नॉन प्लान, दो तरीके से एक्सपेंडिचर करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके से करते हैं। एक प्लान मतलब एक पूरी योजना बनाई, एक योजनाबद्ध, एक गैर योजनाबद्ध। जैसे इंटरेस्ट, ग्रांट्स, सब्सिडीज, पेंशन, डिफेंस, ये याद रखना जिसपे सर्कल मारते हैं डिफेंस। मान लीजिए हम डिफेंस पे खर्चा करते हैं, सीमाओं पे जो खर्चा करते हैं, तो क्या उससे एसेट बढ़ता है, हमारी संपत्ति में कुछ इजाफा होता है? नहीं। क्या हमारी जिम्मेदारी कम होती है उससे? नहीं। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात चल रही है। मान लीजिए हमने किसी को दान में पैसा दे दिया, तो क्या उससे हमारी संपत्ति कम हुई? नहीं। क्या हमारी जिम्मेदारी बढ़ी घटी? नहीं। सब्सिडी दी हमने, उससे कुछ पेंशन दी, उससे कुछ भाई नहीं। इसको क्या बोल लिया? रिवेन्यू के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट जिसमें क्या होगा, जो हमारे एसेट है, जो भी हमारी संपत्ति है वो कम होंगे और लायबिलिटी हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। मान लीजिए उसके उदाहरण है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। मान लीजिए हमारे पास एक फैक्ट्री थी, एक सरकारी फैक्ट्री जिसको पीएसयू बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट बोला जाता है, वो हमने बेच दी। हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है, लेकिन हमारी वो संपत्ति थी वो क्या हो गई? कम हो गई, कम हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से जिम्मेदारी अब हमारी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ गई। तो क्योंकि अब हमें वो चीज बाहर से खरीदनी पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर की जगह से अब किससे? प्राइवेट सेक्टर से खरीदनी पड़ेगी। हमारा गुड्स वो कम हुआ है। अब हम बात करते हैं किसके? कैपिटल एक्सपेंडिचर की, खर्चे की बात कर लेते हैं। जैसे खर्चा अगर हम करेंगे तो हमारा एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी कम, लायबिलिटी बढ़ लायबिलिटी बढ़ेगी, एसेट सॉरी एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी कम होगी। जैसे इसमें भी हम दो तरीके हैं, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध। मान लीजिए हमने पुल बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेट्रो बनाई, ये सब बनाया, तो उससे क्या हुआ भाई? वो हमारी संपत्ति बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी घट रही है। ठीक है, हमने कोई जमीन खरीद ली, हमने पैसा लोन पे दे दिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लीजिए हमने ये पैसा जो है नेपाल को या किसी और देश को, मान लीजिए भूटान को हमने पैसा दे दिया उधार 5% पे, कि भाई हम आपसे 5% लेंगे, हमने आपको दे दिया। तो 5% तो आ रहा है, तो ये हमारे लिए तो एसेट का काम कर रहा है, पैसा पैसा को कमा रहा है। बात हुई क्लियर? तो बजट हुआ ये, रिवेन्यू और कैपिटल जब इनके तालमेल को देखते हैं, इसको बजट बोला गया। इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड है, इस चीज को समझो कि आखिरकार हमने पढ़ क्या लिया। बात हुई क्लियर? चलो, समझ लिया। चलो अगली चीज देखें। अब कई बार क्या होगा, हमारी कमाई, हमारी जो कमाई है, कमाई वो क्या होगी? कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। कई बार क्या होगा, हमारी कमाई ज्यादा होगी, खर्चा कम होगा। अगर हमारी कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, तो हमें पैसा बाहर से उठाना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। अगर हमारी कमाई ज्यादा है, खर्चा कम है, तो ये बचा हुआ पैसा जो है हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी को और को कर्जा देना पड़ेगा कर्जा लेने की जगह। तो ये दो चीजें तो हमें करनी ही पड़ेंगी। तो समझ लेते हैं इन दो चीजों के आधार पे कुछ टर्म है जिनके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जिसको बोला जाता है डेफिसिट, घाटा। घाटा का मतलब ये हुआ कि भाई हमारी कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। आमदनी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी। घाटे का मतलब हुआ ये। तो इसमें कुछ हम पढ़ेंगे, जैसे बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, राजकोषीय घाटा, और कौन सा घाटा रह गया? प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। इन घाटों के बारे में हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में देखो, बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और देखो
ये टॉपिक उन बच्चों के भी क्लियर नहीं हो पाते जो पता चल रहा है कि काफ़ी समय से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, जिसने इकोनॉमी 5 बार पढ़ ली है। ये टॉपिक काफ़ी बार उनके भी क्लियर नहीं हो पाते। ये बात ध्यान रखना, ये मज़ाक नहीं चल रहा है। बजटरी डेफ़िसिट, बजट का मतलब ये हुआ कि भई हम टोटल कितना कमा रहे हैं, टोटल कितना खर्च कर रहे हैं। यहाँ आओ, बजट का क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू और सॉरी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। अब इसमें हम टोटल मार देंगे रिवेन्यू रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल मार दिया। टोटल मार दिया तो उस टोटल को हम क्या बोल देंगे? एक को बोल देंगे हम रिवेन्यू, एक को बोल देंगे एक्सपेंडिचर। राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा। समझ गए? नहीं समझे? समझते हो। ये क्या करी हमने? कमाई करी। ये क्या करी हमने? उड़ाई करी, मतलब पैसा लगा। इन दोनों का जो बीच का अंतर आया और इन दोनों के बीच का जो अंतर आया उसको ही जोड़ दो। रिवेन्यू डेफिसिट प्लस एक्सपेंडिचर डेफिसिट, दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसको ही हम बोल देंगे बजटीय घाटा। नहीं आई बात समझ में? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की ये बात समझ में नहीं आई। समझो बात को। ये है आपका रिवेन्यू, ये है आपका कैपिटल। इसमें हमने 2 चीज़ें लीं कि पैसा हमारा आ रहा है, पैसा हमारा जा रहा है। उसी तरीके से कैपिटल में है, कैपिटल में हमारा पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। इसके बीच का हमने अंतर निकाला, इसके बीच का अंतर आ रहा है x, इसके बीच का अंतर आ रहा है 5, ठीक है? इसके बीच का अंतर आ रहा है 5, ठीक है? अब इन दोनों अंतर को ही हमने जोड़ दिया, इन दोनों अंतर को ही हमने जोड़ दिया। मान लीजिए ये अंतर है कितना? रिवेन्यू में अगर हम बात देखें तो ये कितना है? मान लीजिए हमने ₹10 माइनस के 10 और यहाँ से आ रहा है ₹5, तो -10 + 5 कितना हो गया? -5। ये हमारा ₹5 कितना हुआ? घाटा हुआ। बात हुई क्लियर? तो बजटरी घाटे का मतलब ये हुआ कि हमने टोटल मार दिया। अगला है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट जिसको हिंदी में बोलते हैं राजस्व घाटा। रिवेन्यू क्या होता है भाई? ये देखो। पहली बात तो रिवेन्यू का मतलब देखो, रिवेन्यू का मतलब हुआ जिसमें फ्रीक्वेंट ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं, ठीक है? मतलब जो पूँजी का निर्माण नहीं कर रही। जैसे हम किसकी बात करें? टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें, ठीक है? लाभांश की बात करें, ग्रांट्स की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, सब्सिडी सब्सिडी की बात करें, पेंशन की बात करें, डिफेंस की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, ये सब। तो हमने क्या करा इसमें? जो भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब जो भी हमारा पैसा खर्च हुआ है रिवेन्यू में और जो भी हमारा पैसा आया है, उनके बीच का अंतर निकाल लिया, उसको ही बोला गया रिवेन्यू डेफिसिट। अगला है कैपिटल डेफिसिट, पूंजीगत घाटा। पूंजीगत घाटे का मतलब क्या हुआ? पहले देखो पूंजीगत का मतलब क्या हुआ? पूंजीगत का मतलब ये हुआ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं जिससे हमारा एसेट बढ़ रहा है या लायबिलिटी कम हो रही है, उसको क्या बोला गया? कैपिटल बोला गया। तो हम क्या काम कर रहे हैं? जो भी हमारा पैसा खर्च हुआ, पूंजीगत पैसा खर्च हुआ या जो भी पूंजीगत पैसा आया, डिसइन्वेस्टमेंट से जो हमने आया और जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, उनको टोटल मार दिया, इसको भी बोला गया पूंजीगत घाटा। अगला है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भई हमने टोटल कितना पैसा खर्च किया, टोटल कितना पैसा हमारे पास आया, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया। प्लस हम इस चीज को घटा देंगे कि सरकार ने बाहर से कितना पैसा उधार लिया। उधारी को हम नजरअंदाज कर देंगे, उधारी को हम इसमें काउंट ही नहीं करेंगे। मतलब बाहर से जो हमने पैसा उधार पे लेके आए हैं, उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। जो सरकार ने पैसा उधार लिया है, उसको घटा देंगे।
ठीक है, तो इसको ही क्या बोला गया, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे में हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है, कुल व्यय माइनस कुल आय, लेकिन इसमें हम क्या शामिल नहीं करते, उधारी या एक्सक्लूडिंग बोरिंग। इसको क्या बोला गया, फिस्कल डेफिसिट बोला गया। अगला है प्राथमिक घाटा। इसमें क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने टोटल खर्चा कितना करा, टोटल खर्चा कितना करा, टोटल हमारी कमाई कितनी है, दोनों का अंतर निकाल लिया, इसमें से सरकार ने जो पैसा उधारी लेके आई है, आप इसको काउंट मत करो, ठीक है, इसका हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ब्याज देना तो है। जो आपने पहले पैसा ले रखा है, मान लीजिए इस साल नहीं ले रखा, पिछले साल पैसा ले रखा है उधार, उससे पिछले साल ले रखा है पैसा उधार, जो पैसा उधार ले रखा है उस पे तो ब्याज जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्याज को भी आप ऐसा करो, काउंट मत करो, काउंट सॉरी, इस ब्याज को आप क्या करो, इस ब्याज को भी इसमें से घटा दो, इस ब्याज को काउंट मत करो, इसमें से घटा दो। तो इसको ही क्या बोला गया, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। कि हमारा प्राथमिक घाटा ये है कि हमने टोटल निकाल लिया, इसमें से जो हमें ब्याज देना है उसको तो घटाओ, तो हमें पता चलेगा क्या, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अगला है जो इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है 2025 में, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। इसमें क्या हुआ, जो भी हमारा राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट, ये कहाँ गया राजस्व घाटा हमारा, ये रहा, मतलब हमने टोटल कितनी कमाई करी, टोटल कितना खर्चा करा, टोटल कितनी कमाई करी, दोनों का जो अंतर निकल के आया, उसमें से क्या करा भाई, सरकार ने जो उसकी सेंटर के पास जो पैसा आया है, उसने कुछ पैसा दिया है स्टेट को, और स्टेट को इसलिए दिया है कि ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, सब कुछ करे, ग्रांट्स दिए स्टेट को, ग्रांट्स गिवन फॉर डेवलपमेंट पर्पस, कि भाई जो विकास के लिए जो पैसा दिया है वो कहीं ना कहीं संपत्ति का तो वो संपत्ति को तो बना रहा होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि जो भी हमारा रिवेन्यू डेफिसिट है उसमें से हम ये घटा देते हैं कि हमने राज्य को कितनी राशि दी है, ठीक है, राज्य को कितना पैसा दिया उसको हम घटा देते हैं, इसको बोला गया इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, जितने भी घाटे थे इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सरकार के पास 3 अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने टैक्स लगाया, किस खाते में पैसा आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है, किसमें पार्लियामेंट की जरूरत है, किसमें नहीं है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सरकार के पास 3 निधियां हैं, 3 अकाउंट है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटिजेंसी फंड, तीसरा पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड जिसको लोक निधि बोला जाता है, कंटिजेंसी फंड जिसको आकस्मिक निधि बोला जाता है, और अगला कंसोलिडेटेड फंड जिसको संचित निधि बोला जाता है। संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड जिसका जिक्र मिलता है हमें आर्टिकल 266 266 ए में, कंटिजेंसी फंड जिसका हमें जिक्र मिलता है 267 में, आकस्मिक निधि का जिक्र कहाँ मिलता है हमें, आर्टिकल 267 में, पब्लिक फंड का हमें जिक्र मिलता है आर्टिकल 266 2 में जिक्र मिलता है। तो दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अगर कंसोलिडेटेड फंड जो है, संचित निधि जो है, अगर आपको इसमें से पैसा निकालना है तो आपको जरूरत पड़ती है किसकी, पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है, पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। आप बिना पार्लियामेंट की परमिशन के पैसा नहीं निकाल सकते। परमिशन किस रूप में मिलती है, इसका भी हमें जिक्र मिलता है आर्टिकल 114, विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में अप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है जिसके जरिए आप पैसा निकाल सकते हो। क्या विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल एक धन विधेयक या कहा जाए मनी बिल है? चलो इसका बच्चे आंसर कमेंट में लिखना आप, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी फंड फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू। जितना भी लोन एक्सपेंडिचर ये सब खर्चा कहाँ से सरकार करती है, इस कंसोलिडेटेड फंड से ही करती है। पार्लियामेंट की परमिशन लगती है, प्रेसिडेंट के साइन लगते हैं, फिर जाके इसमें से पैसा निकलता है, ठीक है। अगला फंड है हमारा कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, जिसको आर्टिकल 267 में लगा रखा है। ये किसके अंडर रहता है, प्रेसिडेंट के अंदर रहता है। ये किसके लिए होता है, अनफोर्सीन इमरजेंसी। मान लीजिए कोई विपत्ति आ जाए, कहीं कोई विपत्ति आ जाए, एकदम से पैसे की जरूरत पड़ने लगे, आप क्या करोगे? तो हम कुछ पैसा बचा के रखते हैं। समझदार इंसान क्या करता है, मुसीबत के लिए कुछ पैसा बचा के रखता है। मान लीजिए हमने 500 करोड़ पैसा बचा के रख लिया कंटीजेंसी फंड के अंदर,
और हमने कहा कि भई ये किसके अंडर है? प्रेसिडेंट के अंदर है, प्रेसिडेंट आपको साइन करके देगा, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आप पैसा ले लो। इसको क्या बोला गया? आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड। अगला है पब्लिक अकाउंट फंड, लोक निधि, आर्टिकल 266 2 में। लोक निधि का मतलब ये हुआ, ये किसके अंडर काम कर किसके अंदर होता है? गवर्नमेंट के अंडर होता है। ये इस फंड का काम ये होता है, ये वर्क एज अ बैंकर और ट्रस्टी। ये बैंकर और ट्रस्टी के तरह काम करता है। बैंक का क्या काम करता है? वो आपका पैसा लेगा, उसने पैसा ले लिया आपसे, जब आपको जरूरत होगी आप अपने पैसा फिर वहां से निकाल लो। ये तो काम होता है बैंक का। जैसे स्मॉल सेविंग डिपॉजिट, जैसे पोस्ट बैंक अकाउंट होता है, जैसे डाक बैंक चल रही है आजकल, पोस्ट बैंक। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, भाई अपने अपने पैसा जमा करा, जब मर्जी कर अब निकाल लिया। तो इसका पैसा कहाँ जमा होगा? आपका पब्लिक अकाउंट फंड में जमा होगा। ठीक है। अब जब ये बजट पेश होता है तो 3 तरह के कट मोशन लगते हैं, कटौती प्रस्ताव लगते हैं। मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने कहा कि हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो जिस स्कीम के लिए मांग रहा है वो स्कीम ही सही नहीं है। तो क्या करेगा विपक्ष? कहेगा कि भैया इसको भी पैसा मत दो। या तो आप ये काम कह सकते हो कि ये स्कीम बिल्कुल ही गलत है, इसे 1 रुपया मत दो। या आप ये कह सकते हो कि जितना ये पैसा मांग रहा है 500 करोड़ का काम लग रहा है आपको, ऐसा करो इसको 50 करोड़ दो, 50 करोड़ में हो जाएगा। या आप ये कहोगे चलो हम रोक तो नहीं सकते, आपको पैसे चाहिए पैसा ले लो, लेकिन ये काम गलत कर रहे हो आप हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है ये, हम नहीं चाहते ये काम हो। तो एक काम करो, इसमें से आप ये 100 रुपए हम निकाल लेते हैं। ये इस बात को सूचित करता है कि हम इस काम से खुश नहीं हैं। तो बस यही 3 मोशन होते हैं। पहले को बोला जाता है नीतिगत कटौती, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में पॉलिसी कट मोशन। अगला है आर्थिक कटौती, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक कट मोशन। तीसरा है सांकेतिक कटौती, जिसको बोला जाता है टोकन कट। पहला है नीतिगत, पॉलिसी कट। नाम क्या आ गया? पॉलिसी। शुरू में नाम क्या लिखा आ गया? पॉलिसी। तो मतलब पॉलिसी ही खत्म करो। मान लीजिए आपने डिमांड करी 500 करोड़ की, भैया हमें इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, डिमांड आपकी सही नहीं है, इसको 500 करोड़ की जगह कितना दो? 1 रुपया दो। 1 रुपया दो। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड ही सही नहीं है। ये थोड़ी है आप अपनी मनमर्जी से पैसे निकाल लोगे, ये है वो है, पॉलिसी ये सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के गिरने के चांस हो जाते हैं, अगर ये कट मोशन पास हो जाए, पॉलिसी कट मोशन पास हो जाए। अगला है इकोनॉमी कट मोशन। मान लीजिए आपने मांगे 500 करोड़ कि भैया हमें ये प्रोजेक्ट है, हमें इसके लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसके लिए आपने पिछली बार 400 करोड़ मांगे थे, जिसमें से 300 करोड़ तो आपसे अभी तक खर्च हुए नहीं है, आप 500 करोड़ फिर से मांग रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? तो एक काम करो, इसको 500 मत दो, इसको दो 100 करोड़ रुपए दो, इसमें काम चलाओ अपना। ठीक है। उसको बोला गया इकोनॉमिक कट मोशन। अगला है सांकेतिक कटौती, टोकन कट मोशन। मान लीजिए एक स्कीम आई जिससे विपक्ष खुश नहीं है, या पक्ष वाला भी खुश नहीं है कि भाई उसकी मिनिस्ट्री को तो पैसा जा रहा है, हमारी मिनिस्ट्री में इतना पैसा ही नहीं आ रहा। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं टोकन कट मोशन लेके आओ। मतलब मान लीजिए उसने मांगी कितने? 500 करोड़ रुपए मांगे, तो इस 500 करोड़ में से 100 रुपए कम कर दो, उसमें से 100 रुपए कम कर दो। तो ये दर्शाता है कि हाँ भाई आप ले आओ, लेकिन हम खुश नहीं हैं। तो ये हमने पढ़ा बजट के बारे में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमने पढ़ा बजट। बजट में हमने देखा कि क्या-क्या बेसिक रहे, क्या-क्या कहा जाता है, आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, कहाँ नहीं, पहला कौन बजट लाया, कौन नहीं लाया। फिर हमने ये इंडेक्स देखा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये इंडेक्स है, ठीक है। फिर हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास बजट की होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ सब चीज़ आपको समझ में आई हो होंगी।